हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आप में से बहुत लोगों ने मुझको बोला कि मैं सब्सक्राइबर से रिलेटेड कोई घटनाएं लेके नहीं आया हूं। तो आज की ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ घटी कुछ घटनाओं पर है। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुझको उत्तर प्रदेश जिला गोंडा से नीलम जी ने भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको नीलम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम नीलम है और ये घटना मेरे गांव में घटी थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ये घटना मेरे गांव में 2004 में मेरे पिताजी के साथ घटी थी। मेरी उम्र उस वक्त 11 साल की थी। ये घटना मुझको अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन जब मेरी माँ ने मुझको इस घटना के बारे में याद दिलाया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी। गांव में हमारे बहुत खेत थे। मेरे पिताजी एक किसान थे। हमारे यहाँ एक बार गेहूं की फसल लगी, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। पहले के वक्त गांव में जब कोई मर जाता था तो उसकी लाश उसी के खेत में ही जलाई जाती थी। हमारा जो खेत था उसके बगल में एक और आदमी का खेत था। वहाँ पर एक लाश जलाई गई। वो लाश उसी की बीवी की थी। हमारा खेत उनके खेत से जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी ने खेत में एक बड़ी सी मचान बना रखी थी। वो रात में उसी पे ही सोते थे, क्योंकि रात में अक्सर जंगली जानवर आके फसल को बर्बाद कर देते थे। इसलिए वो रात में वहीं पर रुक के उन जानवरों को भगा दिया करते थे। वो मचान काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में थी। उसकी वजह से पिताजी को पूरा खेत साफ साफ नज़र आता था और अगल बगल के लोगों का खेत भी वो आराम से देख सकते थे। इससे हमारा नुकसान कम होने लगा। करीब 2 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जिस दिन उस लाश को जलाया गया उसके अगले दिन से पापा के साथ बहुत अजीब घटनाएं होने लगी, जो उन्होंने मुझको और मम्मी को बताया था। उन्होंने बताया कि जिस दिन से वो लाश खेत में रात में जली है, उसी दिन से रात में उनको किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आवाज़ सुन के वो चौंक के उठ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और ये चीज़ उनके साथ लगातार 2-3 दिन से हो रही है। वो जिस मचान में लेटे थे वो काफ़ी ऊंचाई पर थी। पहले दिन जब उन्होंने उस औरत की रोने की आवाज़ सुनी और वो चौंक के उठ गए तो उनको लगा कि शायद ये उनका कोई वहम है। लेकिन वो आवाज़ अब उनको बार बार सुनाई देने लगी और उनको कुछ भी नहीं दिखता था, क्योंकि खेत में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता था। उन्होंने ऊंचाई से टॉर्च से देखने की भी कोशिश की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखा। जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखा तो उन्होंने गुस्से में आवाज़ दी कि तुम कौन हो और रो क्यों रही हो। पापा के चिल्लाते ही उस औरत की रोने की आवाज़ बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। उस वक्त उनको भी बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने बताया कि हवा का भी चलना बंद हो गया था और खेत में जितने भी कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही थी वो भी एकदम शांत हो गया था। लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका गला सूख रहा था, इसलिए वो पानी पीकर सो गए। वो जैसे ही लेटे 15 मिनट बाद उनको फिर से वही रोने की आवाज़ आने लगी, और इस बार वो आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। और उस आवाज़ को सुन के वो एकदम चौंक गए। वो दोबारा उठकर बैठ गए और इस बार वो आवाज़ उनकी मचान के नीचे से आ रही थी, जिस पर वो बैठे हुए थे। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे और पूरा गांव शांत सो रहा था। पूरे खेत में और पूरे गांव में अंधेरा ही था और मेरे पिताजी पूरे खेत में अकेले थे। उनके पास उस वक्त कोई मोबाइल भी नहीं था और वो किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनके पास बस एक टॉर्च थी और एक डंडा था, जिसको उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो उनको एक औरत बैठी हुई दिखी। इस बार पापा ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पापा जिस मचान पर बैठे हुए थे वो 4 मोटे मोटे बांस के खंभों पर बना हुआ था। उनमें से एक खंभों के पास वो औरत बैठी हुई थी। पापा ने उसको ऊपर से देखा।
वो समझ गए थे कि वो एक आत्मा या कोई भूत है जो उन्हीं के नीचे बैठी हुई थी। वो उन लकड़ियों के डंडों को पकड़ के मचान को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इससे पहले वो कभी पापा के पास नहीं आई है। शायद इस बार पापा ने उसको रोने से रोक लिया हो, या फिर पापा ने उसको एहसास दिला दिया हो कि वहाँ पर कोई इंसान है, इसलिए वो पापा के मचान के पास आके खड़ी हो गई। पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनको ये यकीन हो गया था कि आज वो नहीं बचेंगे। उन्होंने मचान के ऊपर से जब नीचे उसके हाथ पैरों को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। उसके हाथ पैरों को पापा ने तब देखा जब हल्की फुल्की चांद की रोशनी में वो दिखाई दे रही थी। पापा उसको देख के वापस चुपचाप लेट गए और भगवान का नाम लेने लगे। वो डर की वजह से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन वो इतना घबराए हुए थे कि वो बार बार हनुमान चालीसा भूल जा रहे थे। मचान हिल रही थी और उनको नीचे से उस औरत के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी, और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ थी। डर की वजह से पापा के हाथ में जो टॉर्च थी वो नीचे गिर गई। शायद वो टॉर्च उस चुड़ैल के बगल में ही गिरी हो। उस टॉर्च के गिरते ही उसके रोने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। पापा को लग रहा था कि शायद वो चली गई, लेकिन तभी वो मचान और ज़ोर से हिलने लगी और पापा चिल्लाने लगे। उन्होंने ये भी बताया कि वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज़ पूरे खेत में गूंज रही थी, लेकिन उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो मचान इतनी ज़ोर से हिल रही थी, उसका एक बांस का टुकड़ा टूट गया और पूरी की पूरी मचान नीचे गिर गई, और उसके साथ पापा भी ज़मीन पर गिर गए। जब पापा ज़मीन पर गिर गए तब उन्होंने अपनी आंखों से उस भूत को देखा। वो उनके सामने ही खड़ी थी और रो रही थी। उसकी बड़ी आंखें देख के पापा डर गए थे। उन्होंने हमको ये भी बताया कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी थीं। उसको देख के वो तुरंत भागने लगे। उसकी सफ़ेद आंखें उनको अपनी आंखों के सामने नज़र आ रही थी। वो खेत से भागते हुए पूरे गांव में चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो डायन उनका पीछा कर रही हो। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो भागते हुए घर की तरफ आ रहे थे तो उनको अपने कानों में लगातार उस डायन की रोने की आवाज़ आ रही थी। उनकी चिल्लाने की आवाज़ रात के अंधेरे में पूरे गांव ने सुनी। जब वो भागते हुए घर के अंदर आए तो वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। मम्मी ने उनसे पूछा कि आखिर उनको क्या हो गया, तो उन्होंने अपने साथ घटी इस घटना को बताया। ये बताते ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो ज़मीन पर नीचे गिर गए। उनके हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। धीरे धीरे पूरे घर के सामने भीड़ जमा हो गई और सबने पापा को क्या हुआ ऐसा पूछा। मम्मी ने सबको ये बात बताई। पापा की तबीयत खराब थी और करीब 2 दिन तक उनके खेत की तरफ और जहाँ वो औरत जलाई गई थी उस तरफ कोई भी नहीं गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। पूरा गांव 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता था। जब 1 हफ्ते बाद पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तब वो अपने खेत की तरफ गए। इस बार वो अपने 2 दोस्तों के साथ गए थे। जब उन्होंने देखा तो पूरी मचान टूटी हुई थी और आसपास की फसलों को जानवरों ने खा रखा था। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था और बगल के जिस खेत में वो लाश जलाई गई थी वहाँ पर भी किसी तरीके का पूजा पाठ किया गया, क्योंकि वो औरत जिसके यहाँ मरी थी उनके घर में भी वो बार बार दिखाई दी। उन्होंने पापा को ये भी बताया कि छत पे उनको हमेशा रोते हुए कोई औरत बैठी हुई दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर खेत के पास आके पूजा की है। उस दिन के बाद से पापा रात में अपने 2 दोस्तों के साथ ही वहाँ रुके थे और उनको वो औरत कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन वो औरत कभी कभी गांव में किसी को दिखाई भी देती है। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है, लेकिन इस वक्त किसी को वो नहीं दिखाई देती है। और ये घटना मेरे पिताजी के जीवन की सबसे भयानक घटना थी। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझको मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम सूरज है। और अब आगे की घटना मैं आपको सूरज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सूरज है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे घर में 2014 में घटी थी और शायद इसका असर आज भी है। 2014 में मेरी दादी की मौत हो गई थी।
उनकी मौत सीढ़ियों से फिसल के गिर जाने की वजह से हुई थी। उनकी आवाज़ सुन के दादाजी भी उनके पीछे गए और वो भी सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर गए। मेरी दादी की तो उसी वक्त सर फटने से मौत हो गई थी, लेकिन मेरे दादाजी के कमर में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझको और मेरी मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आया। दादा और दादी का कमरा हमारे कमरे के जस्ट बगल में ही था। दादा उसी में सोते थे और दादी का अंतिम संस्कार हो चुका था और उनकी मौत को हुए 1 महीने हो चुके थे। दादाजी को नहीं पता था कि दादी अब नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर नींद की दवाई खा के सोते रहते थे। ज़्यादा दर्द की वजह से डॉक्टर ने उनको नींद की गोलियां दी हुई थी। मेरे पापा प्राइवेट नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनको कभी कभी नाइट शिफ्ट भी करना होता था। मैं उस वक्त 15 साल का था। एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। पापा भी अपने ऑफिस में थे और उनको रात में किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं उन्हीं के साथ था। मम्मी का बुखार जल्दी उतर जाए, इसलिए मैं उनको समय समय पर दवाई दे रहा था। वो भी दवाई खा के सो गई थी। दादाजी को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं पूरी रात जग रहा था, क्योंकि दोनों लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं मम्मी के बगल में बैठ के पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे और मम्मी ने मुझको उठाया। उन्होंने मुझसे बोला कि उनको पानी चाहिए। मैंने देखा कि उनके बगल में एक बॉटल रखी है, लेकिन उसमें पानी ख़त्म हो गया है। तो मैं किचन में दूसरी बॉटल लेने के लिए जाने लगा। मैं किचन से निकल के अपने मम्मी के रूम में दोबारा जा रहा था, तभी मुझे दादाजी के कमरे से आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ दादाजी की थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रहे थे। वो किसी को बुला रहे थे और काफ़ी गुस्से में थे। मैंने मम्मी को जाके पानी दिया और भाग के दोबारा दादाजी के कमरे में गया। मैंने देखा कि दादाजी उठकर बैठे हुए हैं और कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। वो कुर्सी उनके बेड की तरफ थी। वो उस कुर्सी पे देख के किसी से बातें कर रहे थे और कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उनकी आंखें ऐसी थी कि जैसे वो नींद में हो। वो कुर्सी को देख के बोल रहे थे कि शारदा तुम सो जाओ, रात हो गई है। ये सुन के मैं एकदम चौंक गया था, क्योंकि मेरी दादी का नाम शारदा था। मैंने उनके कमरे की लाइट जलाई और उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ, आप किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैं शारदा से बात कर रहा हूँ। उनकी आंखें और उनकी हालत देख के मुझको पता चल गया था कि शायद ये सब उनका वहम है और दवाइयों का असर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मैंने उनको बोला कि दादाजी आप सो जाइए। वो बार बार अपने बेड पर उठ के बैठ जा रहे थे। मैंने उनको ज़बरदस्ती सुलाया और उनके कमरे की लाइट बंद कर दी और मम्मी के रूम में जाने लगा। मैंने जैसे ही मम्मी के रूम का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि उनके बेड के साइड में दादी वहीं पर खड़ी है और मुझको देख रही हैं। उनको देख के मैं एकदम चौंक गया और चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन के मम्मी जग गई और मुझको घूर के देखने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैं उन्हीं के बेड की तरफ देख रहा था, लेकिन दादी वहाँ पर नहीं थी। मैंने सच में उनको देखा था। उनकी शक्ल वैसी ही थी जैसे मैंने उनको आखिरी बार देखा था। मम्मी ने मुझसे दोबारा पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि आपके बेड के बगल में दादी खड़ी थी और वो मुझको देख रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उनसे ये भद्दा मजाक ना करूं और सो जाऊं। मैंने सच में दादी को देखा था। ये घटना उसी रात की थी। मैं उस रात बिल्कुल भी सो नहीं पाया और फिर पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। मैंने इसके बारे में पापा को भी नहीं बताया, क्योंकि वो ऑफिस से आके सो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वो भी परेशान थे। अगली रात मैं फिर से बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैं वहीं मम्मी के बगल में ही लेटा हुआ था और बाहर निकलने का मेरा मन भी नहीं था। मुझको दादाजी के कमरे से फिर से आवाज़ आने लगी। इस बार वो आवाज़ ऐसी थी कि वो सच में किसी से बात कर रहे हैं और उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। मुझको सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मम्मी सो रही थी और उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे और डर की वजह से मुझको नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बस बिस्तर पे चुपचाप लेटा हुआ था और दादाजी के कमरे से लगातार आ रही आवाज़ों को सुन रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मम्मी भी दवाई खा के सो गई थी। मैं चाह के भी अपनी बात किसी से बता नहीं पा रहा था। जब दादाजी की आवाज़ थोड़ी तेज़ आने लगी
तो मैं धीरे धीरे उनके रूम के पास गया और उनकी रूम की खिड़की से अंदर झांक के देखा। मैंने उनके कमरे में देखा और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैंने देखा कि वो दोबारा अपने बिस्तर पर उठ के बैठे हुए हैं और कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। वो बार बार कुर्सी की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रहे थे। मैंने भी कुर्सी की तरफ देखा और मैं डर गया। मैंने साफ साफ देखा कुर्सी पे दादी की परछाई थी। वो दादाजी की तरफ देख रही थी। वो काली परछाई मुझे आज तक याद है। मैं एक शब्द भी नहीं बोला। मैं चुपचाप मम्मी के पास गया और उनको नींद से उठाया। मैंने उनको बोला कि हमें तुरंत दादाजी के कमरे में चल के देखना चाहिए। हम कमरे में नहीं गए। कमरे की बाहर बनी खिड़की से दादाजी के कमरे के अंदर झांक रहे थे। मैंने और मम्मी ने दादी की परछाई को साफ साफ देखा। वो कुर्सी पर ही बैठी हुई थी और दादाजी उनसे बात कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। पहले मुझको लगा था कि शायद ये दादाजी का वहम है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सच में दादी जी थी। मैं और मम्मी उनको देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी और हम दोनों की हिम्मत भी नहीं हुई कि हम दादाजी के कमरे में जाएं। हम चुपचाप कमरे के बाहर ही बैठे हुए थे और थोड़ी देर बाद दादाजी की आवाज़ आना बंद हो गई। वो सो गए थे। हम ही चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं और मम्मी पूरी रात जगते रहे। अगले दिन जब पापा आए तो मम्मी ने पापा को सारी बातें बताई। पापा को हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मम्मी ने और मैंने उनको ये सारी बातें ढंग से समझाई तो उन्होंने बोला कि हमें घर में पूजा करानी चाहिए। ढंग से पूजा कराने के बाद वो चीज़ें होना बंद हो गई। दादी के जाने के 2 साल बाद दादाजी की भी मौत हो गई और फिर से ये अजीब सी घटना हमारे घर में होने लगी। पहले हमें दादी जी दिखती थी, फिर कभी कभी मम्मी ने और पापा ने दादाजी की वही आत्मा घर में कई बार देखी। उनको भी ऐसा महसूस होने लगा कि वो हमारे साथ अभी भी हैं। ये घटना हमारे घर में बहुत पहले होती थी, लेकिन कभी कभी आज भी हमें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी रात में बाथरूम के नल अपने आप खुल जाते हैं और किचन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि रात में घर में कोई टहल रहा है। लेकिन ये घटना रोज़ नहीं होती थी, लेकिन हमको इस चीज़ का एहसास है कि दादाजी और दादी जी आज भी हमारे घर में मर के भी हैं। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मुझको पूरब जी ने भेजी है। ये घटना मुझको पूरब जी ने बाराबंकी से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको पूरब जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। यह घटना है 2011 की और मेरा नाम पूरब है। ये घटना मेरी मम्मी के साथ मेरी नानी के यहाँ घटी थी। 2011 में मेरी मम्मी नानी के यहाँ गई हुई थी। उन दिनों नानी के यहाँ कोई किराएदार भी आया हुआ था। वो किराएदार एक बूढ़ा आदमी था। उसकी उम्र करीब 70 से 75 साल की थी। वो अकेला था, इसलिए दादाजी ने उसको घर में रख लिया। वो बूढ़ा आदमी पूरे दिन अपने कमरे के अंदर ही रहता था। अपने कमरे से वो बाहर भी नहीं निकलता था। एक दिन मम्मी जब नानी के यहाँ गई तो उनको उस बूढ़े आदमी के बारे में नहीं पता था। नानी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो रात में सो रही थी। उस बूढ़े आदमी के बारे में मम्मी को नहीं पता था और दादाजी भी बाहर गए हुए थे। मम्मी रात में करीब 1 बजे टॉयलेट जाने के लिए उठी। तभी उनको बगल के कमरे से रात में धुआं निकलता हुआ दिखा। उनको पहले लगा कि शायद आग लग गई है, लेकिन धुएं के साथ ही उनको कमरे के अंदर से अजीब अजीब तंत्र मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। उस कमरे का दरवाज़ा काफ़ी पुराना था, इसलिए उसमें हल्के हल्के छेद भी थे। मम्मी ने जब उस कमरे के दरवाजे से झांक के देखा तो उनको एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसके हाथ में दिया जल रहा था और उस दिए को वो बूढ़ा आदमी एक आदमी के सामने गोल गोल घुमा रहा था। वो बूढ़ा आदमी जिसके सामने दिए को घुमा रहा था, उस आदमी ने पूरे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मोटा था। मम्मी दरवाजे से ही अंदर झांक रही थी और तभी अचानक से उस बूढ़े आदमी ने और उसके सामने बैठे आदमी ने मम्मी की तरफ एक साथ देखा। उन दोनों को देख के मम्मी एकदम चौंक गई थी। वो भागते हुए तुरंत नानी के पास गई और उनको उठाया। उन्होंने नानी से उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया। तब नानी ने उनको बताया कि वो वहाँ पे किराए पे रहते हैं।
फिर मम्मी ने बताया कि वो रात में कोई काला जादू कर रहा है। नानी ने उठ के देखा तो उस बूढ़े आदमी के कमरे से धुआं निकल रहा था। नानी ने तुरंत फ़ोन करके नाना जी को बुला लिया और जब उस बूढ़े आदमी से दरवाज़ा खुलवा के मम्मी ने पूछा कि आप ये कौन सी विधि कर रहे थे, तो उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अजीब बात तो ये है कि वो बूढ़ा आदमी जिस आदमी के सामने दिए को घुमा रहा था वो कमरे में मौजूद ही नहीं था। मम्मी ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पूरे घर में नहीं था। उनको लगा कि शायद वो आदमी भाग गया हो। नाना जी ने भी जब उस बूढ़े आदमी के कमरे की हालत देखी तो उसमें काफ़ी अजीब चीज़ें पड़ी थीं। वो रात के वक्त किसी तरह की तांत्रिक विधि करता था और कोई काला जादू करता था। दादाजी ने उस बूढ़े आदमी को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद से वो बूढ़ा आदमी नहीं दिखा। लेकिन मेरी मम्मी की हालत खराब होने लगी। उनको वो आदमी दिखने लगा जिसको उन्होंने उस बूढ़े आदमी के कमरे में देखा था। वो आदमी कभी उनको अंधेरे में खड़ा दिखाई देता था तो कभी छत पे दिखाई देता था। कई बार तो मम्मी के सोते वक्त उनको ऐसा लगा कि कोई आके उनका नाम जोर से चिल्ला रहा है और जैसे ही उनकी आंखें खुलती थी वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि नींद में कोई उनका गला दबा रहा है और वो अचानक से चौंक के उठ जाती थी। ऐसी अजीब अजीब हरकतें मम्मी के साथ होने लगी। उनके सर में हर वक्त दर्द भी रहता था। उन्होंने पापा को ये भी बताया था कि उनको ऐसा लगता था कि उनके पीछे कोई लगातार खड़े होकर उनको देख रहा है। जब ऐसी चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई तब उन्होंने नाना जी को बताया। नाना जी के जान पहचान में एक पंडित थे। वो उस पंडित को लेके घर आए। वो पंडित भी कुछ तांत्रिक विधि ही करता था, इसलिए उसको पता चल गया था कि नानी के घर में किसी तरह का काला जादू किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार कई दिनों तक इस घर में काला जादू करने की वजह से कई आत्माएं इस घर की तरफ आकर्षित हो रही हैं और तुम्हारी बेटी ने जिस बूढ़े आदमी को एक विधि करने से रोक दिया था वो आत्मा भी अब तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ गई है, इसलिए हमें हवन करना होगा। नानी के घर में फिर हवन किया गया और वो पूजा करीब 2 दिन तक चली। उसके बाद से मम्मी को वो आदमी दिखना बंद हो गया और सब कुछ एकदम शांत हो गया, लेकिन अक्सर उनके सर में दर्द रहता था। उसके बाद उस तांत्रिक ने मम्मी को एक तावीज़ पहनने के लिए दी जिसकी वजह से उनके सर का दर्द भी कम होने लगा और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी उस तावीज़ को नहीं उतारा और आज भी मम्मी ने उस तावीज़ को पहना हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।